हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वीक 4 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स फॉर नवंबर मंथ। ठीक है, हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीक के, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या पॉलिसीज़ या क्या मिशन में चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया और यूएस ने साइन किया एक हिस्टोरिक डील रिलेटेड टू एलपीजी इंपोर्ट। ठीक है, एलपीजी इंपोर्ट्स के लिए इंडिया ने डील किया है यूएसए के साथ। सो इन द हिस्टोरिक फर्स्ट, मतलब पहली बार इंडिया और यूएस में ये एलपीजी के इंपोर्ट से रिलेटेड डील हुआ है। इंडिया टू सोर्स 10% ऑफ द एलपीजी इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए इन 2026। इंडिया अपने ट्रेड टाइज को बढ़ाते हुए यूएसए के साथ 2026 में चाहता है कि हम 10% ऑफ द ओवरऑल एलपीजी इंपोर्ट हम यूएस से करें। ठीक है, मूव कम्स एज न्यू दिल्ली लुक्स टू श्रिंक ट्रेड सरप्लस विद वॉशिंगटन। यूएसए के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, मतलब यूएसए के से इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अकाउंट सरप्लस में देखने को मिल रहा है दैट वी एक्सपोर्ट मोर टू यूएसए दैन इंपोर्ट्स। तो हम वो ट्रेड सरप्लस अपना कम करना चाहते हैं ताकि हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में यूएसए हम पे जो टैरिफ चार्ज कर रहा है वो कम कर दे, ताकि हम वो सरप्लस कम कर होता हुआ देखकर अपने इंपोर्ट्स बढ़ा दें। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डील किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इंडिया ने पहली बार एक फुल स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म एलपीजी इंपोर्ट्स किए यूएसए के साथ। डील का साइज क्या है? अबाउट 2.2 मिलियन टन्स पर एनम, दैट इज अबाउट 10% ऑफ द ओवरऑल एनुअल एलपीजी इंपोर्ट्स ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि कल को अगर कोई ऐसा सवाल आता है या ऐसा स्टेटमेंट आता है दैट इंडिया अपने एलपीजी इंपोर्ट्स का 10% यूएस से कर रहा है, ठीक है, इससे 2026 में प्रीलिम्स में ऐसा सवाल आए तो हम बता सकेंगे कि हाँ जी इंडिया कर सकता है या करने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले कहते हैं सर एनर्जी सिक्योरिटी। हम सिक्योर कर पाएंगे एनर्जी को, डिमांड सप्लाई के गैप्स को, मिसमैच को जो है वो ब्रिज कर पाएंगे, और यूएसए के साथ हमारे ट्रेड टाइज भी अच्छे होंगे, और एनर्जी को हम सिक्योर करते हुए जो एलपीजी के प्राइसेस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डेविएशंस नहीं देखेंगे। डाइवर्सिफाइंग द एलपीजी रिसोर्स बियॉन्ड द वेस्ट एशिया लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, जहाँ से पहले हमारे पास एलपीजी इंपोर्ट्स आ रहे हैं अब उनके अलावा हम और ज़्यादा नए टेरिटरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिड्यूसिंग द सप्लाई रिस्क कंसंट्रेशन एंड प्राइस वल्नरेबिलिटी, क्योंकि अगर मैं एक ही ब्लॉक से एलपीजी इंपोर्ट ले रहा हूं और अगर यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस के चलते हुए मुझे सप्लाई से रिलेटेड कोई रिस्क कंसंट्रेशन नहीं देखने को मिलेगी और मेरे प्राइस वल्नरेबल नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं अब अलग अलग ब्लॉक से मैं एलपीजी इंपोर्ट्स लेता हूं, तो अगर एक एरिया में कोई ट्रेड डाइवर्जन हो रहा है या किसी एक एरिया में किसी ऑन गोइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के कारण कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं दूसरे ब्लॉक से जब एलपीजी इंपोर्ट करूंगा तो मेरा एनर्जी सिक्योर भी रहेगा और प्राइस में भी वल्नरेबिलिटी नहीं होगी। Then supports India's household LPG penetration under उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो पेनिट्रेट हो रहा है मार्केट एलपीजी की तरफ, हम रूरल हाउस होल्ड में भी अब एलपीजी गैस सिलेंडर देख पा रहे हैं उज्ज्वला योजना आने के बाद। तब यहाँ पर जो डिमांड को मिसमैच में नहीं देख पाएंगे हम सप्लाई के साथ, डिमांड और सप्लाई में इक्वलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जियोपॉलिटिकल और ट्रेड स्ट्रेटजी क्या है इंडिया का? इंडिया हेल्प कर रहा है अपने ट्रेड सरप्लस को श्रिंक करने के लिए यूएसए के साथ, क्योंकि यही यूएस का मेन कंसर्न था। यूएस ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में है अबाउट $1 ट्रिलियन। इसीलिए ट्रंप जी ने अपना प्रेसिडेंशियल ऑफिस में ज्वाइनिंग करते ही टैरिफ लगा दी, रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज किए गए। कहते हैं हम इतना टैरिफ से अर्निंग करना चाहते हैं जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंप्लीट हो जाए। इंडिया पे अबाउट 25% ऑफ टैरिफ प्लस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ चार्ज किया गया है, तो अबाउट 50% टैरिफ चार्ज किया गया है। ठीक है, तो इंडिया यही सोच रहा है कि शायद आज अगर हम इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे हमारा ओवरऑल जो ट्रेड सरप्लस है वो कम हो जाएगा, तो शायद कल को यूएस वाले हम पर टैरिफ भी कम कर दें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हेल्प करना चाहता है यूएसए का, एंड सपोर्ट ऑनगोइंग इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशन। तो जो भी हमारी ट्रेड की ओवरऑल नेगोशिएशन चल रही है ये उसमें एक और स्टेप फॉरवर्ड के रूप में काम आएगा। लिंक टू ईजिंग ऑफ 50% टैरिफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया,
इट विल स्ट्रेंथन इंडिया यूएस एनर्जी कॉरिडोर। इंडिया और यूएस के बीच में जो एनर्जी कॉरिडोर है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा एंड अलाइन विद द यूएस एम टू बी इंडिया मेजर एनर्जी सप्लायर। ठीक है, हमने 2025 के बजट में देखा कि न्यूक्लियर सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेक्टर में हमने प्राइवेटाइजेशन भी किया एंड उसमें हमने एफडीआई को भी अलाउ किया। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के लिए हमने वहाँ पे प्राइवेटाइज भी किया, प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया। अब इन सारी चीज़ों के चलते हुए हम ये चाहते हैं कि यूएस के साथ या बाकी जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं हमारे, वहाँ हम उनके साथ और अपना अच्छा एनर्जी के माध्यम में एक अच्छा अलाइनमेंट करें ताकि इंडिया का एक फुटप्रिंट इंक्रीज हो जाए इन द वर्ल्ड इकोनॉमी विद एनर्जी कॉरिडोर। तो वहाँ पे इंडिया चाहता है कि मतलब इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स दैट शेकिंग हैंड विद द बिग प्लेयर्स। तो ये वो केस है। देन अगर हम डोमेस्टिक एलपीजी आउटलुक की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट करता है अबाउट 60% ऑफ इट्स एलपीजी नीड्स। ठीक है, जितने इंडिया में गैस सिलेंडर सेल हो रही है उसमें से 60% गैस सिलेंडर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, प्लस लॉन्ग टर्म एश्योर्ड सप्लाई के लिए हमने ये डील साइन किया है। ये क्रूशियल है क्योंकि एलपीजी जो है वो हैवीली सब्सिडाइज्ड है हाउस होल्ड के लिए। तो जो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच है वो नहीं होने चाहिए, प्राइस वल्नरेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और क्योंकि अब एलपीजी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में और वो भी सरकार आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार के लिए भी एक अवेलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। सरकार को भी किसी भी तरह के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स नहीं देखने को मिले, सप्लाई चेन रिस्क ना देखने को मिले, इसलिए इस डील का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? कहते could lower import cost through competitive pricing। हम एक कंट्री से कुछ किसी और रेट पर इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से किसी और रेट पर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं अपना एलपीजी, तो मुझे कंपैरेटिव प्राइसिंग का बराबर पता लगेगा कि किस कंट्री से एलपीजी इंपोर्ट करके मुझे कंपैरेटिव एडवांटेज जनरेट होगा, तो वो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द बार्गेनिंग पावर विद वेस्ट एशियन सप्लायर्स। तो मैं वेस्ट एशियन सप्लायर से बार्गेनिंग पावर मेरी मजबूत हो जाएंगी कि ठीक है जी, तुम कम ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हो, मैं यूएसए से मंगवा लूँगा, वहाँ मेरा ट्रेड डील साइन हो गया है, तुमसे मैं कम मंगवाऊंगा। ठीक है, तो मैं उनसे अब नेगोशिएशन में ज़्यादा एक भारी तरीके से मैं उनके साथ नेगोशिएट कर सकता हूँ प्राइस को लेकर, इम्पोर्ट प्राइस को लेकर। एंड इट विल हेल्प ऑफसेट हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेड सरप्लस श्रिंक हो जाए, इंपोर्ट ज़्यादा करे और टैरिफ हट जाए। क्लियर? आगे चलते हैं। रिमूवल ऑफ 2.25 करोड़ इन एलिजिबल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आता है, जिसमें सरकार कहते कि हम एक लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पावर प्रोवाइड करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, हाउस होल्ड को, कि वो फ्री फूड के लिए गवर्नमेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम किसी भी पीडीएस स्कीम के तहत आपको फेयर प्राइस शॉप्स की हेल्प के साथ 30 किलोग्राम ऑफ एश्योर्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे पर हाउस होल्ड पर मंथ। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे बोगस बेनिफिशियरीज एडिड थे। किसी भी लोगों ने किसी न किसी तरीके से राशन कार्ड बनवा लिया, ठीक है, अब वो पता नहीं कि वो पॉवर्टी लाइन के अबव हैं या बिलो हैं, और वो फेयर प्राइस शॉप से सस्ते रेट से सामान लेके आ पाते हैं, जिससे एक्चुअल डिस्पर्सल ऑफ जो बेनिफिट है वो नहीं हो पाता। एक्चुअल बेनिफिट जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उनके पास नहीं पहुंच पाता। तो इन बोगस बेनिफिशियरीज को या उन अनलिस्टेड जो अनरजिस्टर्ड जो हमारे पास बेनिफिशियरीज थे, उन बेनिफिशियरीज को हमने क्या किया, इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज को डिलिस्ट किया। ठीक है, ओवर 2 करोड़ पीपल रिमूव फ्रॉम एनएफएसए लिस्ट फॉर द फ्री ग्रेस। और ऑफिशियल कह रहे हैं कि जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं अब उनको ऐड किया जाएगा ऐसी लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट बना के देंगे। तो अब स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया कि तुम ये देखो कि बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए। क्लियर? इसके बारे में पढ़ते हैं। अबाउट 2.25 करोड़ अनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को एनएफएसए से हटा दिया गया है पिछले 4-5 महीने में। सरकार कहते हैं हमारा एम क्या है, बेटर टारगेटिंग ऑफ द फ्री मंथली राशन स्कीम, 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ ऑफ राइस और व्हीट। तो या तो 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ या फिर अप टू 30 किलोग्राम्स ऑफ पर हाउस होल्ड पर मंथ, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो बेटर टारगेटिंग हो, बोगस बेनिफिशियरीज को ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, एक्चुअल बेनिफिशियरीज को बेनिफिट ज़्यादा मिले। ठीक है, वाई प्रूनिंग वॉज नीडेड। अब ये जो डीलिस्ट किया गया है, जो इनएलिजिबल
इन बेनिफिशियरीज को डिलिस्ट किया गया है वो जरूरी क्यों था? प्रेजेंस ऑफ अनइंटेंडेड बेनिफिशियरीज, बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जिनका इंटेंशन ही नहीं होता या जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं वो राशन लेने जाते नहीं हैं, या जिनके राशन कार्ड बने हैं पर वो इस तरीके से राशन परचेज करने जा रहे हैं कि जो एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब जो बेनिफिशियरीज हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 4 व्हीलर्स हैं, जिनकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, जिनके पास कोई कंपनी डायरेक्टरशिप भी है, एंड दीज इंडिविजुअल्स डू नॉट क्वालिफाई एज पुअर अकॉर्डिंग टू द एनएफएसए नॉर्म्स। उनके भी राशन कार्ड बने हुए थे, उनको डिलिस्ट किया गया है। ठीक है, अब सरकार कहते हैं प्रोसेस क्या है हमारा आइडेंटिफिकेशन का। सरकार कहते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज। क्या चेक करते हुए? उस पर्सन का इनकम प्रोफाइल, व्हीकल ओनरशिप डेटा, कंपनी डायरेक्टरशिप रिकॉर्ड्स, अदर डिजिटल डेटाबेस लिस्ट वर सेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर फील्ड वेरिफिकेशन। ये चारों सेट से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, वो डेटा भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन करके आओ कि क्या ये डेटा और जो एक्चुअल में उस पर्सन का सिनेरियो है घर का वो मैच खा रहे हैं। अगर वो खा रहे हैं तो स्टेट्स वेरीफाई करेंगे और देन उनका नाम एनएफएसए के डिलीट कर दिया जाएगा, ताकि एक्चुअल बेनिफिशियरीज को ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से हम टारगेट कर सकें। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा? सरकार कह रहे हैं कि इससे जो लीकेज है वो कम होगी और फिस्कल एफिशिएंसी जनरेट होगी। सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा पीडीएस के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा इनएलिजिबल आपने बेनिफिशियरीज को निकाल दिया, तो लीकेज रिडक्शन आपकी होगी। ठीक है, एक्चुअल बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिलेगा, बोगस बेनिफिशियरीज को बेनिफिट नहीं जाएगा, सरकार को भी फायदा होगा, सरकार कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा दे पाएंगे। इससे टारगेटिंग एक्यूरेसी आएगी, एक्चुअल में जहां पर या जिस सेगमेंट में फ्री राशन की जरूरत है उसको मिलेगा अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देन एंश्योर्स बेनिफिट रीच राइटफुल पुअर हाउसहोल्ड्स एंड अलाउज फ्रेश एलिजिबल बेनिफिशियरीज टू बी एडेड। ठीक है, और जो ये स्पेस क्रिएट होगा कि आपने इनएलिजिबल लोगों को निकाल दिया है एनएफएसए लिस्ट से, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा फ्रेश और एलिजिबल लोगों को आप एनएफएसए लिस्ट में ऐड कर पाओगे, ज़्यादा बेटर टारगेटिंग के लिए और ज़्यादा बेटर बेनिफिट अलॉटमेंट के लिए। क्लियर? सॉरी, सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट टुवर्ड डेटा ड्रिवन सोशल वेलफेयर टारगेटिंग। ठीक है, सोशल वेलफेयर करना है यस, बट डेटा के आधार पे करना है, जिसको बेनिफिट की जरूरत है उसी तक बेनिफिट पहुंचे, टारगेटिंग में एक्यूरेसी आए, बेटर टारगेटिंग हो, उसमें हम डेटा ड्रिवन सोशल वेलफेयर टारगेटिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। रिड्यूसेस द सब्सिडी बर्डन एंड मिसयूज, सरकार के ऊपर भी बेफालतू में सब्सिडी का बोझ नहीं पड़ेगा और सब्सिडी का मिसयूज भी नहीं होगा। इट विल स्ट्रेंथन द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे विश्वास होगा कि सरकार पीडीएस के थ्रू एक्चुअल में सही बेनिफिशियरीज को राशन प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? देन थर्ड, इंडिया रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट इन अक्टूबर। अगस्त में टैरिफ लगने के बाद अक्टूबर एंड तक का हमारे पास डेटा आया और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अपने रिकॉर्ड पे है, जिसमें बताया क्या जा रहा है कि एक्सेसिव डिपेंडेंस है कुछ कंट्रीज पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट चाहिए इंडिया को अपने ट्रेड पोर्टफोलियो के केस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑफ अप टू $42 बिलियन इन अक्टूबर। सिक्वेंशियल राइज हुआ $32 बिलियन का इन सितंबर, इंडिकेट डीपनिंग इम्बैलेंस। तो बैलेंस आपका अच्छा नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का लगभग $42 बिलियन पर पहुंचने वाला है। अक्टूबर एंड तक पहुंच गया है ऑलमोस्ट, और सितंबर के बाद अराउंड $10 बिलियन का इंक्रीज है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? यूएसए ने जो 50% टैरिफ हम पे चार्ज किए हैं। देन यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, इसलिए सबसे ज़्यादा मेजर शॉक यूएसए की तरफ से ही मिला है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं अबाउट 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब अक्टूबर 2024 के मुकाबले अक्टूबर 2025 में लगभग 12% आपके एक्सपोर्ट्स विद द यूएस कम हुए हैं। ठीक है, देन बुलियन सर्ज ड्राइविंग इंपोर्ट्स। गोल्ड का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण गोल्ड के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो इंपोर्ट आपको दिक्कत दे रहे हैं।
गोल्ड इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल ईयर ऑन ओवर ईयर। अक्टूबर 2024 के मुकाबले अक्टूबर 2025 में 3 गुना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया गया। ठीक है, अब ये चाहे फेस्टिव सीजन की बात करें, चाहे जीएसटी कम करने की बात करें, कोई भी हम रीजन ले लें, गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा। सिल्वर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लगभग 5 फोल्ड बढ़ा है ईयर ओवर ईयर बेसिस पर। रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, 85.6 था और 88 पर पहुंच गया है बुलियन की डिमांड बढ़ने के कारण। सितंबर में 85 था, अगस्त में 88.6 पर पहुंच गया है। ठीक है, और राइट नाउ इट इज होवरिंग अराउंड 89.5 समथिंग। राइट, देन और क्या बताया जा रहा है, वीकनेस है आपकी लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स में। अगर आपके एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर सेक्टर, टॉय सेक्टर, अगर इनकी डिमांड नहीं होगी, एक्सपोर्ट्स कम करेंगे, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव जॉब्स भी नहीं क्रिएट होंगी, और जो जॉब्स एक्चुअल में चल रही हैं उनको और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है कॉटन और यार्न हैंडलूम में लगभग 13%, मैन मेड यार्न में लगभग 12%, अपैरल में अगेन लगभग 13%, इंजीनियरिंग गुड्स में अराउंड 17% का डिक्लाइन देखने को मिला। यूएस की डिमांड सबसे ज़्यादा स्लम्प खाई है, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है आपके इतने ज़्यादा लॉस का, इतना ज़्यादा डेफिसिट का। क्लियर। देन इंपोर्ट सर्ज और डिपेंडेंस ऑन जो फॉरेन इनपुट्स है वो भी एक दिक्कत क्रिएट कर रहा है। आप गोल्ड का, सिल्वर का इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कर रहे हो, इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो एक ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। इट विल इंडिकेट एक्सपोर्ट्स कटिंग कॉस्ट टू रिमेन कंपेटिटिव एमिड टैरिफ प्रेशर। तो एक्सपोर्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो और ज़्यादा सस्ता इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो टैरिफ प्रेशर के चलते अपने आप की कंपिटिटिवनेस मतलब अपने प्राइस को स्टेबल रख पाएँ, ताकि उनकी डिमांड बरकरार रहे फॉरेन कंट्रीज़ में। अब इसके चलते इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट और आरबीआई का क्या रिस्पांस है? गवर्नमेंट कहते हैं हमने 25,000 करोड़ की हेल्प से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज लेके आए हैं आने वाले 6 साल के लिए। तो आरबीआई कहता है मैं क्या करूंगा, मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा एक्सपोर्टर्स को जिनको टैरिफ ट्रस्ट लगा है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर सेक्टर, टॉय सेक्टर, शिपिंग सेक्टर, इनको आरबीआई कहता है मैं क्रेडिट प्रोवाइड करूंगा। सरकार कहते हैं आने वाले 6 साल के लिए हम 25,000 करोड़ का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लेके आए हैं, जिसके चलते सरकार कहते हैं हम मदद करना चाहते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स की जिनको टैरिफ लग के बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। प्लस इनवेरिएबली ये भी साथ में एक आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एम आ जाता है कि हम अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम करना चाहते हैं। क्लियर। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अगर एक साइड आप ट्रेड डेफिसिट आपका बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और दूसरी साइड आपने एलपीजी का डील भी किया है, तो ओवरऑल इंपोर्ट फिर बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट फिर कम रहेंगे, टैरिफ चलता रहेगा, तो किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी को देख पा रहे हैं, वो एक कंसर्न है। उसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप वो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि हाँ जी, कि आपके पास एक तरफ आप ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ देख रहे हो, दूसरी तरफ आप इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में ट्रेड बैलेंस में सस्टेनेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग द ट्रेड पैटर्न की जो जरूरत है, रशिया के इंपोर्ट डिक्लाइन हो गए हैं 27.73%, यूएसए के इंपोर्ट बढ़ गए हैं अराउंड 14%। तो हम ऑब्वियसली क्योंकि हम अब सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ट्रंप जी की तरफ से, तो रशिया से आने वाले इंपोर्ट कम हो गए हैं, यूएसए से आने वाले इंपोर्ट बढ़ गए हैं। तो इंडिया का क्या सिग्नलिंग बताया जा रहा है, कोऑपरेशन हमारा यूएस के साथ बढ़ रहा है और ट्रेड डेफिसिट यूएस के साथ हमारा अब बढ़ने वाला है और एनर्जी इंपोर्ट हम ज़्यादा करने वाले हैं। तो इसी में हमें साइन मिल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट की जरूरत है ट्रेड पोर्टफोलियो को। आप अपनी इकोनॉमी को देखते हुए अपना ट्रेड पॉलिसी बनाओ, आप अपनी इकोनॉमी को देखते हुए अपना ट्रेड पोर्टफोलियो बनाओ, rather than doing this shift from changing the import destinations और import sources। क्लियर। आउटलुक क्या बोल रहा है, अक्टूबर का जो डेफिसिट है वो शॉर्ट टर्म शॉक है, बट प्रोलॉन्ग टैरिफ जो रिजीम है, ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस मार्केट है, वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में लेके जा सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट चाहिए होगी, मार्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा, सप्लाई चेन को शिफ्ट करना होगा, ताकि धीरे धीरे आपका जो ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केट है वो कम हो जाए और अपने ट्रेड डेफिसिट को आप कम कर पाओ। इस आउटलुक की तरफ ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव 16th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के बारे में कुछ अपडेट। 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना सबमिशन कर दिया है रिपोर्ट का ऑन 17th ऑफ नवंबर। फाइनेंस कमीशन सबसे पहले क्या होता है, आर्टिकल 280
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगा उसके बारे में रिकमेंडेशन देगा। हर 5 साल के लिए ये फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, प्रेसिडेंट साहब इसको या साहिबा इसको बनाते हैं। बस जो अभी प्रेजेंटली हमारे पास फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है। 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस 2026 से लेकर 2031 तक काम आएंगी। बट जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये पहला ऐसा फाइनेंस कमीशन है जो 6 साल के लिए वर्क किया। 2020 और 21 का 1 फाइनेंशियल ईयर और 2021 से 2026 के 5 फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि कोविड था, पैंडेमिक था, तो वो 1 साल को नेग्लेक्टेड मानते हुए 2021 से 2026 तक इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया। ठीक है, अब ये बताएगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसे अपना रेवेन्यू शेयरिंग होगा। सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस जो भी इकट्ठा हुआ है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना डिवीजन करेंगे स्टेट्स के साथ, और सारी स्टेट्स में आपस में कैसे डिवाइड किया जाएगा वो रेवेन्यू। तो 16th फाइनेंस कमीशन और लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिस के बारे में कुछ अपडेट आए हैं। बट कैन द लोकल बॉडीज एक्सपेक्ट फ्रॉम द 16th फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में बात आई। बट द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेट। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैपेंड इन 1992, इम्प्लीमेंटेड इन 1992, जहाँ पे बात होती है 73rd अमेंडमेंट एक्ट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट फॉर म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो उसमें कुछ मैंडेट हैं फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर, उसके बारे में हम बात करते हैं। बट हैव द मल्टीपल स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड। बहुत सारी डिफरेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट्स ने भी कुछ रिकमेंड किया हुआ है। हाउ हैव द यूनियन फाइनेंस कमीशन फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट सब्सटैंशियल चेंज। तो यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है हमारा, मतलब जो सेंट्रल लेवल का ये फाइनेंस कमीशन है, वो कोई चेंज क्यों नहीं ला पाया लोकल बॉडीज के हक में? 92 से लेके अब 2025 आ गया है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो इसके बारे में एक करंट अफेयर है, स्टडी करते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है नवंबर 17 को प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये इनके चेयरमैन हैं, अरविंद पंगरिया नाम के पर्सन है जो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, अरविंद पंगरिया। ठीक है, 2 चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी टैक्स है उसमें से सारी स्टेट्स को कितना मिलेगा, और इसको बनाया जाता है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन को। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम वेट्स चेक करते हैं कि स्टेट्स आपस में वो रेवेन्यू शेयर कैसे करेंगे। फॉर्मूला टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज अमंग द इंडिविजुअल स्टेट्स। नाउ जो इनका मेजर पॉइंट कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिस के लिए ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे। इट विल रिकमेंड फॉर द पंचायत एंड म्युनिसिपल फाइनेंसिस अंडर आर्टिकल 283(b) एंड C। यहाँ पे वो रेकमेंड करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्या फाइनेंस रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना। क्यों लोकल गवर्नमेंट पे फोकस देना जरूरी है? सबसे पहले जी, वो एसेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, लाइक डिलीवरी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, रूरल रोड्स एंड कम्युनिटी एसेट्स। ये सारी गवर्नेंस सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप। रेवेन्यू कम अर्न होता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनको सिटीजन्स को हर वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करने की। लोकल बॉडीज कैन लेवी प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, मार्केट फीस एंड टोल्स। लोकल बॉडीज ये चार्ज कर सकते हैं, बट इनमें से बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो जीएसटी में सब्सम हो गई, तो लोकल बॉडीज के लिए ऑन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गए। देन बट रेवेन्यूज फार बिलो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्रॉस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूटीज। बट जो रेवेन्यू है वो इतना हैवी या इतना ह्यूज नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके, तो वो भी एक दिक्कत है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट पर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देन वेरिएशन अक्रॉस स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेरिएशन बताए जा रहे हैं। ड्यू टू 73rd and 74th अमेंडमेंट, स्टेट्स डिसाइड द रेवेन्यू पावर एंड फंक्शन ऑफ पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, जिसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज। ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में आया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि पंचायत और लोकल बॉडीज को क्या पावर्स प्रोवाइड किए जाए रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम बताई जा रही है लोकल गवर्नमेंट्स में। क्या चीज़? सबसे पहले नो बाइंडिंग फंक्शनल रेवेन्यू लिस्ट। कोई उनकी बाइंडिंग फंक्शनल रेवेन्यू लिस्ट नहीं है कि तुम्हारा यही काम है, तुम्हारा यहाँ से रेवेन्यू आएगा। ठीक है, 11th and 12th शेड्यूल लिस्ट सब्जेक्ट बट आर
इलस्ट्रेटिव नॉट मैंडेटरी। 11th और 12th शेड्यूल में, 11th शेड्यूल में PRIs के लिए और 12th शेड्यूल में URBs के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए लिस्ट मेंशन है, बट वो इलस्ट्रेटिव है, मैंडेटरी नहीं है। एक्चुअल एलोकेशन लेफ्ट टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मोस्टली वाया स्कीम। तो एक्चुअली जो उनको ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलती हैं, तो वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट हो जाते हैं यूनियन और स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़े तो उनसे क्या इंटेंडेड रोल हम सोच रहे हैं। सेटअप एवरी 5 years टू रिकमेंड। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी हर 5 साल में एक बार बनता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट रेवेन्यू, स्टेट अपना लोकल बॉडीज के साथ कैसे रेवेन्यू शेयर करेंगी। असाइनमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस कैसे असाइन किए जाएंगे डिफरेंट बॉडीज को, ग्रांट्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, और ट्रांसफर ऑफ फंक्शन एंड फंक्शनरीज। ये चीज़ें स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है अर्बन लोकल बॉडीज को या लोकल गवर्नमेंट को। बट रियलिटी में क्या देखने को मिला, ओवर 100 स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट सबमिट किए गए, जिसमें से बहुत कम इंप्लीमेंट हुए हैं। रिजल्ट में क्या देखने को मिला, लोकल गवर्नमेंट रिलाई हैविली ऑन द यूनियन ट्रांसफर्स। तो स्टेट भी नहीं ट्रांसफर कर रहा, यूनियन ट्रांसफर पर ही रिलाई कर रहा है लोकल गवर्नमेंट। तो 16 फाइनेंस कमीशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन वाले एडहॉक से परे जाके एक अनकंसिस्टेंट सा अप्रोच अपनाएं, जिसमें वो क्या देखें कि रियल रिसोर्सेज नीड ऑफ 2.7 लाख पंचायत एंड 5000 म्यूनिसिपैलिटीज। तो एक्चुअल में जो उनके रियल रिसोर्सेज की नीड है वो उनको प्रोवाइड की जाए। enable the local bodies to function as genuine institutions of self government and they can capable of economic development and social justice। तो ज़्यादा ऑटोनॉमी हो उनको फाइनेंशियल पावर्स में, रेवेन्यू शेयरिंग पावर्स में, जिसके कारण एक्चुअल में उनको सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के रूप में हम इंस्टीट्यूशंस के रूप में बनाएं और उनको भी पावर दें कि तुम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस खुद हैंडल कर सकते हो। क्लियर। तो 16 फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट सबमिट होगी, देन इसके बाद इस रिपोर्ट के लिए रिकमेंडेशन मंगवाए जाएंगे कि जो रिपोर्ट सबमिट किया है उसको पब्लिक करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं, वेरिएशन करने हैं। तो अभी ड्राफ्ट सबमिट हो गया है, बाकी जैसे जैसे इसके बारे में न्यूज़ आती जाएगी हम पढ़ते जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर 2026 में तो ये रिकमेंडेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे ही होंगे। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कोई अपडेट आया, न्यू मॉडलिटीज फॉर वाइल्ड एनिमल डैमेज एंड पैडी इनंडेशन। वाइल्ड एनिमल्स के कारण अगर आपकी फसल का जो है वो नुकसान हो जाता है, या पैडी इनंडेशन के बहुत ज़्यादा देर तक पैडी पड़ा रहा और उससे उतना राइस आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाए, वो उस चीज़ को आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंक्लूड किया। ठीक है, बिग अनाउंसमेंट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा टू कवर द लॉसेज ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक पैडी इनंडेशन फ्रॉम 2026 खरीफ सीजन। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये अराउंड 2016 के करीब आता है, जिसमें ये एक सेंट्रल स्कीम है जिसमें सरकार आपके फसल का बीमा करके देंगे, इंश्योरेंस करके देंगे। किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी या जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पैडी इनंडेशन या फिर अगर वाइल्ड एनिमल अटैक होता है तो वहाँ पे आपको आपका क्रॉप लॉस का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। आपको छोटा सा अमाउंट प्रीमियम का पे करना होता है और सरकार आपके लिए बीमा करके देते हैं आपकी फसल का। According to the ministry, the decision responds to long-standing requests from the several states and is aimed at strengthening the protection of farmers against sudden loss। ठीक है, तो 2016 में ये लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसके मिनिस्ट्री है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चीपर मैनर में और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स को अगर उनकी क्रॉप का कोई भी नुकसान होता है तो। फीचर्स क्या है, प्रीमियम स्ट्रक्चर समझना है हमें, फार्मर को कितना प्रीमियम देना है, 2% खरीफ क्रॉप के लिए, खरीफ क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिनका जुलाई मिड में सोइंग होता है। देन 1.5% आपको प्रीमियम शेयर करना है राबी क्रॉप्स का, राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में सोइंग होते हैं, और 5% आपको कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए लाइक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जैसी क्रॉप्स के लिए आपको 5% प्रीमियम पे करना होगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रीमियम है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके शेयर करेंगे। जो रिमेनिंग प्रीमियम है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके शेयर करेंगे। कवरेज कहाँ से मिलेगा, कवर्स प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक सारे तरह के लॉसेज आपके कवर किए जाएंगे। कौन कौन से लॉसेज कवर किए जाएंगे, अगर कोई आपका यील्ड का लॉस होता है, फसल अच्छे से पक के तैयार नहीं हुई, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, प्रिवेंटेड सोइंग, अगर आप सही टाइम पर बीज नहीं बोझ पाए, अगर आप सोइंग नहीं कर पाए तो प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ, या कोई कैलेमिटी आ गया, हेल स्टॉर्म हो गया, इनंडेशन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वाइल्ड एनिमल अटैक हो गया,
इन सब चीज को आपको ऐड किया गया। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाते हैं, वो कब तक का कवर किया जाएगा? अप टू 14 डेज, फसल की कटाई के बाद 14 दिन तक, और आपको क्रॉप लॉस का यहाँ कंपनसेशन मिलेगा। फिर इसके बाद कंपल्सरी था लोनी फार्मर्स के लिए, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से या आरआरबी से लोन लेना चाहते थे फार्मर्स, उनके लिए कंपल्सरी था अपनी फसल का बीमा करा के आओ, पर 2020 में इसको वॉलंटरी कर दिया। तो आप इसको याद रखेंगे कि अब कंपल्सरी क्रॉप इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है। ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या यूज किया जाता है क्रॉप लॉस को चेक करने के लिए? जियो टैगिंग, सैटेलाइट, स्मार्ट सैंपलिंग, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट वाया स्मार्टफोन एप्स। क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा? एक यील्ड इंडेक्स बनाया जाएगा कि कितनी फसल हो सकती थी और कितनी फसल कम हुई है, वर्सेस थ्रेशोल्ड यील्ड, कितनी फसल हो सकती थी वर्सेस कितनी फसल हुई है, उसका गैप देखते हुए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लेम डायरेक्टली आपके फार्मर के बैंक अकाउंट में आएंगे वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो ज़्यादा लीकेजेस कम होंगी और इजीली फार्मर को भी नुकसान से हम बचा पाएंगे। फंडिंग पैटर्न क्या है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगे 50-50%, बस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10 शेयर किया जाएगा। कैप ऑन द प्रीमियम रेट फॉर सेंटर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। सेंटर कितना शेयर करेंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से कैप्स मतलब सीलिंग्स लगा सकती है। मेजर रिफॉर्म्स क्या है? 2020 में हमने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में वॉलंटरी बना दिया गया था इस स्कीम को सारे फार्मर्स के लिए। स्टेट्स अलाउड टू सिलेक्ट रिस्क एंड पे प्रीमियम इन इंस्टॉलमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को ये अलाउ कर दिया कि आप रिस्क असेस करो और अगर किसी फार्मर को नुकसान हुआ है तो आप इंस्टॉलमेंट में उसका लॉस पूरा कर सकते हो। डेटा यूज का ज़्यादा बढ़िया इस्तेमाल हुआ। सैटेलाइट, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग की हेल्प से सरकार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि किसको कितना क्रॉप इंश्योरेंस चाहिए और कितना लॉस हुआ है। खरीफ 2026 सीजन के लिए क्या अपडेट आया है अभी जो हम बात कर रहे हैं? वाइल्ड एनिमल अटैक्स को भी कवर किया गया। रिकॉग्नाइज्ड एज फिफ्थ लोकलाइज्ड रिस्क एड ऑन, तो फिफ्थ लोकलाइज्ड रिस्क में लिस्ट में ऐड किया गया है, लोकलाइज्ड रिस्क की लिस्ट में ऐड किया गया है। फार्मर्स को रिपोर्ट करना होगा 72 आवर्स के अंदर अंदर ऐप पर जब भी उनको कोई वाइल्ड एनिमल अटैक की दिक्कत देखने को मिली। यह पैडी इनंडिएशन को रिस्टोर किया गया है। री इंट्रोडक्शन फ्रॉम द रिमूवल इन 2018 में पैडी इनंडिएशन को रिमूव कर दिया गया था। इससे फार्मर्स को हेल्प मिलेगी फ्लड प्रोन और कोस्टल स्टेट्स में कि अगर किसी भी कारण उनकी पैडी या फसल रिलेटेड टू राइस खराब हो रही है तो उनको हेल्प मिलेगी कंपनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सो दीज आर द चेंजेस इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देन एक हिस्टोरिक रिफॉर्म हुआ, मॉडर्नाइज किया गया लेबर लॉज को, कंप्लायंस बर्डन कम किया गया और इंश्योर किया गया वर्कर्स को प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या है ये लेबर कोड? इससे क्या चेंज आएगा वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स की लाइफ में? नवंबर 21 से ये इफेक्टिव हो चुके हैं। 4 लेबर कोड्स आए हैं। रेगुलेशंस और कंप्लायंस के लिए काम किया जा रहा है और वेज स्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा वर्कर्स के लिए। लेबर कोड मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमारे पास 4 अलग अलग कोड हैं। सबसे पहले है कोड ऑन वेजेस, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, अब इम्प्लीमेंट हुआ है 2025 में जाके, 5-6 साल बाद जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें 4 पुराने सब लॉज सबसम हो गए हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। ये चारों इसमें सबसम हो गए हैं। तो बहुत सारे जो पुराने एक्ट थे अब उनमें हमने मॉडर्नाइजेशन लाते हुए उनको नए एक्ट्स में सबसम कर दिया है, नए कोड्स में सबसम कर दिया है, ताकि बहुत सारी जो नई एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हुई हैं आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स या आफ्टर डिजिटाइजेशन रिफॉर्म्स, तो उन एम्प्लॉयमेंट को भी साथ में कवर किया गया है और उसके लिए वेज स्ट्रक्चर की बात की गई है। की प्रोविजन क्या है? यूनिवर्सल मिनिमम वेज हो सारे एम्प्लॉयज़ का, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर का चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो यूनिवर्सल मिनिमम वेज की बात की गई है इस कोड ऑन वेजेस के बारे में। जेंडर न्यूट्रल वेज के बारे में और रिक्रूटमेंट नॉर्म्स के बारे में बात की गई है, एंड स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। तो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए, सोशल इक्विटी को प्रमोट करते हुए हमने जेंडर न्यूट्रल वेज और रिक्रूटमेंट नॉर्म्स बनाने हैं। एंश्योर्स टाइमली पेमेंट एंड बैन्स ऑन द अनऑथराइज्ड डिडक्शन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। किसी भी एम्प्लॉयज़ के खाते में से बेफालतू में कुछ पैसा नहीं काटना और टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट जो है वो सैलरी जो है वो क्रेडिट करनी है। इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है एंड इंट्रोड्यूसेस द फ्लोर वेज सेट बाय द सेंटर टू बी बाय द स्टेट्स।
एक फ्लोर वेज, एक मिनिमम वेज सेट किया जाएगा कि इतना मिनिमम वेज है, इससे ज़्यादा आप कम वेज पे काम नहीं करवा सकते। वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकेंड वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसमें 3 लॉज आ गए, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो आपस में मैनेजमेंट में और ट्रेड यूनियन में कोई डिस्प्यूट ना हो, ट्रेड यूनियन कैसे बनेंगी और ट्रेड यूनियन का इंडस्ट्री में मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट चलेगा, उसके बारे में ये लॉज थे जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में सब्सम हो गए हैं। तो पहला प्रोविजन क्या है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। देन डायरेक्ट टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि क्या काम है, कितना पैसा मिलेगा, उसमें आपको काम प्रोवाइड किया जाएगा। पैरिटी इन वेजेस होगा, किसी भी तरह से इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा वेजेस में। और बेनिफिट विद द परमानेंट वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। कैसे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद ही कोई पर्सन एलिजिबल हो जाएगा ग्रेच्युटी के लिए। ग्रेच्युटी होता है कि एक मान सम्मान करना अपने एम्प्लॉय का कि उसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने लगेगा कि उसको कुछ मान सम्मान में कुछ मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कुछ प्रोवाइड करना, उसको हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। तो 1 साल बाद ही कोई ग्रेच्युटी के लिए हो जाएगा एलिजिबल। देन हायर थ्रेशोल्ड फॉर एम्प्लॉयर अप्रूवल फॉर layoff, retrenchment, closure raised from 100 to 300 workers, स्टेट में इंक्रीज इट फर्दर। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी भी कारण कोई ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट या क्लोजर करना चाहता है, ले ऑफ होता है टेम्परेरी टाइम के लिए किसी पर्सन को काम से निकाल देना, रिट्रेंचमेंट होता है परमानेंट किसी पर्सन को काम से निकाल देना, और क्लोजर होता है कि कुछ टाइम के लिए हमने फैक्ट्री पे ताला मार दिया, जब दोबारा खोलेंगे तब तुमको दोबारा काम दे देंगे। ठीक है, तो ये बढ़ा दिया गया नंबर। पहले वो इंडस्ट्री जिसके पास मिनिमम 100 आपके पास थे वर्कर्स, वो ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट या क्लोजर कर सकते हैं। अब उसके वर्कर्स की कैटेगरी 300 कर दी। जब तक आपके फैक्ट्री में इंडस्ट्री में 300 वर्कर्स नहीं है, कोई भी मैन्युफैक्चरर बेफालतू में ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट या क्लोजर नहीं कर सकता। एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ वर्कर की डेफिनेशन को बढ़ाया गया। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ को भी ऐड किया गया, जर्नलिस्ट को भी ऐड किया गया, सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज़ को भी ऐड किया गया जिनकी सैलरी 18,000 रुपीज़ से कम है या बराबर है। तो नई डेफिनेशंस ऐड हुई हैं वर्कर की कैटेगरी में। देन थर्ड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, सोशल सिक्योरिटी के केस में 2020 में कोड आया। इसमें 9 लॉज सब हो गए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 23, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो अलग अलग सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स, कैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, कैसे पेंशन प्रोवाइड करना है, वो सारे 9 लॉज जो है वो सोशल सिक्योरिटी के इसमें सब्सम हो गए हैं। क्या की प्रोविजंस हैं, गिग वर्कर्स को, मतलब जो जोमेटो या स्विगी पे काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो फिक्स नहीं है, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इनटू फॉर्मल सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी। तो इनको क्या करेंगे, हम इनकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसी न किसी ऑनलाइन पोर्टल पे, ताकि इनको फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी का पार्ट बनाया जा सके। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन को एक्सपैंड किया जाएगा। इट विल एप्लीकेबल इन पैन इंडिया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एम्प्लॉयज़ को स्टेट इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, पैन इंडिया बेसिस पे। नो मोर नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया का स्कीम खत्म कर दिया गया है कि सरकार बताएंगे कि कहाँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मिलेगा। अब कहते हैं जी पैन इंडिया बेसिस पे आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के फ़ायदे मिलेंगे। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होगा आधार लिंकिंग के साथ। क्लियर, ज़्यादा बेटर डाटा ट्रैकिंग के लिए। देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इसमें 13 लॉ सब्सम कर दिए गए हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट के जो ऑक्यूपेशनल एरिया है वो कितना सेफली, सिक्योरली, हेल्दी तरीके से वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है। देन प्लांटेशन ऑफ लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 52, सॉरी प्लांटेशन लेबर एक्ट। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। तो ऐसे किस लेबर से किस तरीके का काम कराना है, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे
वो अलग अलग 13 थे। तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ता था। अब कहते जी एक ही कोड ला दिया गया है 2020 में। इसके क्या की प्रोविजंस हैं? मैंडेटरी फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप होगा सारे उन वर्कर्स का फॉर द वर्कर्स विच आर मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। गवर्नमेंट ने एम्पावर किया इस कोड को एनी हैजार्डस ऑक्यूपेशन या विद वन एम्प्लॉई, ऐसा कोई हैजार्डस ऑक्यूपेशन जहाँ पे कोई एक एम्प्लॉय भी काम करता है वहाँ पे भी ये कोड लागू होगा। इट प्रोवाइड सिंगल लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर अक्रॉस मल्टीपल स्टेट। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे स्टेट्स में एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करता है तो उसको एक ही बार लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे जितनी मर्जी स्टेट में काम करता रहे। सिग्निफिकेंस क्या होगा? कहते जी लगभग 44 लॉज थे, उनको हमने कन्वर्ट करके 4 कोर्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कंप्लायंस बर्डन कम हुआ है। फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, वर्कर्स का वेलफेयर बना रहेगा, एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखा जाएगा और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ऐड किया गया है। तो अनऑर्गेनाइज कैटेगरी को ऑर्गेनाइज कैटेगरी में लेके जाया जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइजेशन में हेल्प मिलेगा। चैलेंजेस हैं अभी भी क्या क्या? डिल्यूशन ऑफ वर्कर राइट्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एक कोड ला दिया, उसमें 9 एक्ट सब हो गए। तो पहले अलग अलग 9 एक्ट थे, ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं अपना केस फाइल बना सकता था अगर ट्रेड को मैनेजमेंट के खिलाफ कोई दिक्कत आती थी। तो अब कहते हैं जी वो थोड़ा सा वर्कर के जो राइट है वो डिलीट हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस ऑफ द स्टेट्स कितने इजीली इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसमें थोड़ी दिक्कत है। अवेयरनेस नहीं है अभी वर्कर्स को इन कोड्स के बारे में, एंड कोड्स स्टिल नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड एज रूल्स नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय सम स्टेट्स। तो जिस तरीके से ये कोड बनाए गए हैं, पहले कौन सा, अब आप में से कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इन एक्ट के नए नाम सुने, ये पहली बार नाम सुने कि ये एक्ट थे, ठीक है, या फिर आपके पास ये वाले एक्ट हैं या आपके पास ये वाले एक्ट हैं, तो हमने पहली बार ये नाम सुने हैं। तो और जो ये एक्ट बने हुए हैं इनके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि इनको कौन कौन सी स्टेट ढंग से अप्लाई कर रही है। तो वो कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने यूरोपियन कमर्शियल बैंक के साथ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ एग्री किया कि हम यूपीआई चलाएंगे और उनका जो पेमेंट ऐप है टिप्स के नाम से उसको हम लिंक कर देंगे, जिससे इंडिया का यूपीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का टिप्स जो है वो दोनों मिलके काम करेंगे। आरबीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये एनपीसीआई का एक कंसर्न है जिसमें वो इंटरनेशनल पेमेंट्स को हैंडल करता है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने आपस में डील किया है कि हम यूपीआई और टिप्स को लिंक करेंगे। यूपीआई इंडिया का है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और टिप्स जो है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। इन दोनों ने आपस में लिंक किया है कि हम अगर इंडिया से कोई यूरोप में पेमेंट भेज रहे हैं, यूरोप से कोई पेमेंट इंडिया में आ रहा है, तो इन दोनों ऐप्स में म्यूचुअल पेमेंट हो सकता है। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस इंडिया और यूरो एरिया के साथ अच्छे से शेयर होंगे और बेनिफिट मिलेगा बहुत सारे यूजर्स को, आरबीआई ऐसा बोल रहा है। बस आपको याद रखना है कि हाँ जी, इंडिया का जो यूपीआई है वो यूरोप में भी काम करेगा। प्रीलिम्स क्वेश्चन में रिसेंट प्रूनिंग ऑफ एनएफएसए बेनिफिशियरीज के बारे में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट का सवाल आया। सवाल में पूछा गया है करेक्ट। द सेंटर डायरेक्टली डिलीट्स द नेम ऑफ इनएलिजिबल बेनिफिशियरी फ्रॉम एनएफएसए लिस्ट विदाउट स्टेट वेरिफिकेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी हमने करंट अफेयर में पढ़ा था जो एनएफएसए का था कि सरकार को स्टेट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स का करवाना जरूरी है, बेनिफिशियरीज का करवाना जरूरी है। Individuals owning 4-wheelers and holding company directorship were among those identified as ineligible। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो जो इनएलिजिबल है उनकी कैटेगरी कौन सी होगी? जिनके पास 4-व्हीलर है, ये कंपनी की डायरेक्टरशिप है। ये स्टेटमेंट ठीक है। द फ्री राशन स्कीम प्रोवाइड्स 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ टू ऑल द सिटीजन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर मंथ टू ऑल द सिटीजन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये ठीक है। फ्री राशन स्कीम नहीं है कोई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आपके पास करेक्ट पूछा गया, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है आपका। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया फर्स्ट स्ट्रक्चर यूएस एलपीजी इंपोर्ट, यूएस का इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट डील को लेकर सवाल आया। सवाल में पूछा गया करेक्ट। द डील अकाउंट्स फॉर नियरली 25% ऑफ इंडियाज एनुअल एलपीजी इंपोर्ट्स, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है।
इट इज अ ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय इंडियन ऑयल, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये इंडिया की अलग अलग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कंपनी, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिन्होंने ये डील साइन किया है ताकि आगे वो एलपीजी गैस परचेज करके उनको एलपीजी सिलेंडर में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर पाए। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस इंडिया ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। ये ठीक है, जो हमने बात किया था, ताकि हमारे टैरिफ कम हो जाए। एंड द सप्लायर सिलेक्टेड इंक्लूड शेवरॉन एंड फिलिप्स 66। ये यूएसए की दो कंपनीज हैं जिनसे हम एलपीजी सिलेंडर्स या एलपीजी गैस जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाता है, आंसर आ जाता है बी आपके पास। क्लियर? एंड फॉर योर प्रैक्टिस आपके लिए मैं मेंस क्वेश्चन एक लेके आया हूँ। द यूनियन गवर्नमेंट रिमूवल of over 2.25 crore ineligible beneficiaries from the NFSA roles marks a shift towards data-driven targeting in welfare delivery. ठीक है। Discuss the implication of this exercise for fiscal efficiency, inclusion exclusion errors, and the future of India's subsidy system. तो सरकार ने NFSA में 2.25 बेनिफिशियरीज को निकाल दिया। कहते उससे जी सरकार की फिजिकल एफिशिएंसी पर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर पर और फ्यूचर ऑफ इंडिया फूड सब्सिडी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 150 वर्ड्स में आंसर करना है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके करंट अफेयर्स फॉर दिस वीक फॉर इंडियन इकोनॉमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।